अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और रिप्रोडक्शन के चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ आज हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, जिनको एसटीडीज़ भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड का मतलब होता है फैलने वाली, क्योंकि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के साथ फैलती हैं तो इसीलिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ कहा जाता है। यही बात लिखी हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ आर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है इसके अंदर कई सारी बीमारियां आते हैं, ये ग्रुप है बीमारियों का। डेट में इन्फेक्ट अ हेल्दी पर्सन, यानी ऐसी बीमारियां जो किसी हेल्दी इंसान को होंगी, लेकिन हेल्दी इंसान को खुद ब खुद तो बीमारियां होंगी नहीं। इसकी वजह क्या होगी, लिखा हुआ है ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई शख्स है उसमें बीमारी मौजूद है और उस इंसान के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाए, उस इंसान के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाए, जिस्मानी ताल्लुक बनाया जाए, तो जिसमें बीमारी नहीं होगी उसमें भी ये बीमारी फैल जाएगी। यानी कि इन्फेक्टेड से हेल्दी इंसान के अंदर ये बीमारी फैल जाएगी और वजह क्या बनेगी, सेक्सुअल कांटेक्ट। तो इसी बीमारी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। कई सारी बीमारी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 नाम दिए गए हैं। कौन से हैं? जैसे कि लिखा हुआ है सबसे पहले गोनोरिया। अगर हम गोनोरिया के बारे में बात करें तो इसके हवाले से पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरियम निसीरिया गोनोराए। इसे काज करने वाली एक बैक्टीरिया जिसका नाम निसेरिया गोनोरिया है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। अब ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो है गोनोरिया, ये बीमारी जो है किस तरह से होगी। अब ये जो बैक्टीरियम है ये हेल्दी इंसान में सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से चला जाएगा और इसका असर किस पर होगा, लिखा हुआ है इट प्राइमरली इफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये बीमारी असर करेगी। मजीद इसके काजेज़ के हवाले से बात करें तो वही बात लिखी हुई है कि गोनोरिया इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। आमतौर पर इसका फैलाव सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए से होगा। लिखा हुआ यूजुअली थ्रू जेनिटल और ओरल कांटेक्ट। अब ये बीमारी जिस्मानी ताल्लुक की वजह से होगी। अब वो जिस्मानी ताल्लुक चाहे मुंह के जरिए से हो, ओरल कांटेक्ट जिसको कह रहे हैं, या जेनिटल कांटेक्ट हो। जेनिटल कहते हैं हमारे जेनिटल्स के जरिए से। जेनिटल्स हमारे होते हैं पेनस मेल के अंदर और वजाइना फीमेल के अंदर। तो ये जेनिटल्स की वजह से भी आ सकती है, यानी पीनस से ये जो है वजाइना में जा सकता है, वजाइना से पीनस में आ सकता है, या फिर ओरल कांटेक्ट के जरिए से भी हो सकता है। लेकिन ये बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से फैलेगी। अब जैसा कि हमने कहा था कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असरअंदाज होती है, तो लिखा हुआ है द बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट द जेनिटल ट्रैक्ट। ये जेनिटल ट्रैक्ट को असरअंदाज कर सकती है, वो पूरा रास्ता। अगर पेनिस वाला रास्ता है तो वो पूरा रास्ता हो गया, या वजाइना वाला रास्ता है तो वो पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, तो उन पर असरअंदाज हो सकती है। माउथ और थ्रोट पर भी असरअंदाज हो सकती है। अगर ओरली कॉन्टेक्ट किया गया है तो माउथ थ्रोट दोनों पर असरअंदाज होगी, और रेक्टम के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, एनस वाली साइड का, तो रेक्टम के पास से भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये इन तीनों हिस्सों को मुतासर कर सकती है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, माउथ वाला पार्ट हो गया और एनस वाला पार्ट हो गया, तीनों पर ये असरअंदाज हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें, अलामात की बात करें कि गोनोरिया होगी तो कौन सी निशानियां होंगी, तो लिखा हुआ है पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब कोई इंसान यूरिन करेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होगी, काफ़ी ज़्यादा उसे दर्द महसूस होगा। मज़ीद लिखा हुआ इंक्रीज वेजिनल डिस्चार्ज इन फीमेल। फीमेल के अंदर वजाइना में से काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड बाहर आना शुरू होगा। उसके अलावा लिखा पेन एंड स्वेलिंग इन द टेस्टिकल्स। मर्दों के अंदर, मेल के अंदर ये होगा कि जो टेस्टिकल्स होंगी वो फूले रहेंगी, स्वेलिंग हो जाएगी उनके अंदर, और उसके अलावा पेन भी महसूस होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है पेनफुल बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट कहते हैं हम लोग जब वेस्ट मैटर हमारी बॉडी से बाहर जा रहा होता है एनस के ज़रिए से, रेक्टम के ज़रिए से, तो जब रेक्टम के ज़रिए से वेस्ट मैटर बाहर जाएगा तो उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा, और उसके अलावा रेक्टम के पास में खारिश जो है वो भी महसूस होगी। तो रेक्टल इचिंग और उसके अलावा पेनफुल बावल मूवमेंट्स जो हैं वो भी महसूस होंगी। उसके अलावा लिखा हुआ है सॉर थ्रोट, यानी कि जो गले वाला हिस्सा है वहाँ पर भी जो है पेन महसूस होगा, और उस पेन की वजह से जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है खाना निगलने में। तो सॉर थ्रोट भी हो सकता है, और उसके अलावा खाना निगलने में भी जो है हमें मुश्किल हो सकती है। तो ये अलामत होती है गोनोरिया की। अगर ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया की बात करें कि गोनोरिया को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, तो लिखा हुआ है गोनोरिया कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। इसका इलाज एंटीबायोटिक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है तो एंटीबायोटिक इस पर असरअंदाज होंगी। लेकिन लिखा हुआ है हाउ एवर ड्यू टू इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन एंटीबायोटिक के यूज़ करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, आप एक मिसाल से समझिए कि मिसाल हमने किसी बीमारी की सूरत में एंटीबायोटिक यूज़ कर ली। अब एंटीबायोटिक यूज़ कर ली, बैक्टीरिया मर गए,
लेकिन फिर जो बाद वाले बैक्टीरिया होंगे वो जान लेंगे कि पहली एंटीबायोटिक हम पर असरअंदाज करेगी, तो वो अपने अंदर और ज़्यादा पावर करेंगे। जब वो और ज़्यादा पावर करेंगे तो वो एंटीबायोटिक पहले वाली उन पर बेअसर रहेगी। इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ला दिया बैक्टीरिया ने अपने अंदर, तो फिर वो एंटीबायोटिक भी उन पर असरअंदाज नहीं करेगी। तो इसी हवाले से लिखा हुआ इट इज़ क्रूशल टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट रेजिमेंट। यहाँ पर ये बात हो रही है कि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस से बचने के लिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया अपने अंदर ना लाए, हमें ये करना चाहिए कि हम एक कंप्लीट कोर्स करें। डॉक्टर एक कोर्स लिख कर देगा 3 महीने का 6 महीने का जिसमें एंटीबायोटिक्स होंगी, उस कंप्लीट कोर्स को करें। रेगुलर बेसिस पर एक शेड्यूल के हिसाब से वो कोर्स करेंगे और जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंटीबायोटिक का जो कि डॉक्टर की तरफ से होगा, तो उस कोर्स के नतीजे में ये फिर बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली कांटेक्ट के जरिए से फैलती तो ज़रूरी है, लेकिन इसका इलाज एंटीबायोटिक के जरिए से हो सकता है। फिर हम एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जिक्र करते हैं जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस की बात करें, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये भी बैक्टीरिया की वजह से होगी, जिसका नाम लिखा हुआ है ट्रेपेनोमा पेलिडम। अगर इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे तो ये भी एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और ये कई सारे ऑर्गन्स को मुतासर कर सकती है, कई सारे सिस्टम्स को मुतासर कर सकती है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा गया, अगर इसका इलाज नहीं किया, तो ये जो बैक्टीरिया है ट्रिपोनीमा पेलिडम, ये हमारे कई सारे ऑर्गन्स को मुतासर कर सकता है। सिफिलिस की काजेज़ की बात करें तो ये वही काजेज़ है जो हमने गोनोरिया में पढ़े थे। लिखा हुआ है सिफिलिस इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट यूजुअली थ्रू जेनिटल एंड ओरल कांटेक्ट। ओरल सेक्स की वजह से भी हो सकता है, जेनिटल सेक्स की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। फिर अगर हम बात करें सिफिलिस की सिम्टम्स की, इसकी अलामात के बारे में, तो सिफिलिस की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस में अलग अलग अलामात हो सकती हैं। लिखा हुआ है सिफिलिस प्रोग्रेसेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। अगर हम सिफिलिस की सबसे पहली स्टेज की बात करें तो लिखा हुआ है द प्राइमरी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पेलनेस सोर कॉल्ड कैंसर एट द इन्फेक्शन साइट। सबसे पहले ये होगा इस बीमारी के अंदर, अगर ये बीमारी किसी इंसान में मौजूद है, पहुंची है किसी इंसान के अंदर, तो शुरुआती मरहले में ये होगा कि उसकी बॉडी पर जो है इन्फेक्शन वाली जगह पर जो है इन्फेक्शन साइट पर जो है कुछ दाने निकल आएंगे, जिन्हें कैंसर कह रहे हैं हम लोग। ये दाने ऐसे होंगे जो पेनलेस होंगे, यानी इनमें दर्द वगैरह महसूस नहीं होगा। तो इन दानों की वजह से, ऐसे दाने जो कि दर्द महसूस नहीं करा रहे हैं, उनकी वजह से इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ इन द सेकेंडरी स्टेज अ रेश अलॉन्ग विद फ्लू लाइक सिम्टम्स डेवलप। दूसरी स्टेज के अंदर ये होगा कि कुछ दाग स्किन पर डेवलप हो जाएंगे और उसके अलावा कुछ फ्लू के जैसे, नज़ले ज़ुकाम के जैसे इन्फेक्शंस भी साथ में मौजूद होंगे। फिर उसके बाद एक और स्टेज आती है जिसे लेटेंट स्टेज कहा जाता है। लेटेंट का वैसे मतलब होता है जिसमें कोई चीज़ ज़ाहिर ना हो लेकिन वो डेवलप होती हो। तो लिखा हुआ है लेटेंट स्टेज इज सिम्टम फ्री। लेटेंट स्टेज के अंदर कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती और हमें भी लगता है कि हम लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद लिखा हुआ है बट द इन्फेक्शन कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड। क्योंकि ये बीमारी अभी भी मौजूद है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए से ये बीमारी दूसरे में मुंतकिल हो सकती है और ये बीमारी अभी भी डेवलप हो रही है। लिखा हुआ है इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया, सिफिलिस कैन प्रोग्रेस टू द टर्शियरी स्टेज। और फिर सिफिलिस जो है टर्शियरी स्टेज में भी पहुंच सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लेकर आएगी। लिखा हुआ है विच कैन कॉज सेवर कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग वेरियस ऑर्गन्स, और कई सारी मुश्किलात होंगी, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो भी अफेक्ट होंगे। कौन से ऑर्गन्स पर ये असरअंदाज होगी? लिखा हुआ है ये हार्ट को असरअंदाज कर सकती है, ब्रेन को, और इसके अलावा बोन्स को असरअंदाज कर सकती हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है कि इस टर्शियरी स्टेज के अंदर जो सिम्टम्स होंगी, जो अलामात होंगी, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती हैं या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती हैं। अब अगर हार्ट को ये असर करेगी तो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हमें देखने को मिलेंगी, और अगर ब्रेन को असरअंदाज करेगी तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये टर्शियरी स्टेज के अंदर, यानी कि इसकी आखिरी स्टेज के अंदर, हमारे ब्रेन और हार्ट को भी मुतासर करेगी। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे, सिफिलिस को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, तो लिखा हुआ है सिफिलिस कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। क्योंकि ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो एंटीबायोटिक इसके लिए असरअंदाज होंगी। लेकिन लिखा हुआ है द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक एंड ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द स्टेज एंड सेवरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। हमने जिसे कि कहा कि इसकी 4 स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शरी। हर स्टेज के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक यूज़ किया जाएगा
और उसका ड्यूरेशन कोर्स का वो भी अलग होगा। और वो कोर्स का ड्यूरेशन किस तरह से अलग होगा, मिसाल के तौर प्राइमरी स्टेज है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला तो कोर्स की मुद्दत भी कम होगी और उसके अलावा एंटीबायोटिक भी कम असर वाली रखी जाएगी। लेकिन अगर टर्शियरी स्टेज है तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा कोर्स लंबा चलेगा और एंटीबायोटिक भी फिर ज़्यादा असर वाली रखी जाएगी। तो इस तरह से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं एड्स के बारे में। अगर एड्स के फुल फॉर्म को देखते हैं तो लिखा हुआ है इसका नाम अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से अक्वायर्ड आता है, आई से इम्यूनो आता है, डी से डिफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। तो अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये वायरल डिजीज से, वायरस से होने वाली बीमारी है और ये जिस वायरस की वजह से होती है उसका नाम है HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। यानी कि ये एक इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, इम्यून सिस्टम को डिफिशिएंट करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाला वायरस है। लेकिन किसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा? ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाला वायरस HIV वायरस जो है ये काज करता है एड्स को। अब ये HIV वायरस किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा? दरअसल ये इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स के अंदर भी एक और किस्म होती है जिन्हें हम टी सेल्स कह रहे हैं, हेल्पर टी सेल्स। ये HIV वायरस उन हेल्पर टी सेल्स पर असरअंदाज करेगा, उन्हें किल कर देगा। हेल्पर टी सेल्स जब ख़त्म हो जाएंगी तो वायरस के आने की हमें पहचान भी नहीं रहेगी और इस तरह से फिर ऐसे वायरस के खिलाफ कोई असर भी नहीं लाया जाएगा, तो ये बीमारी फैलती रहेगी। इस बीमारी की ट्रीटमेंट काजेज़ के हवाले से यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर की बुक में जाएंगे तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट काजेज़ और ये सारी वजूहत लिखी हुई हैं। तो इसके बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला केस 1981 में कैलिफोर्निया के अंदर देखा गया था और ये ज़्यादातर गरीब मुल्कों के अंदर फैलता है। और उसके अलावा इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है 2019 के अंदर जो है 35 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इस बीमारी की वजह से मुतासर हुए थे। और उसके अलावा इस बीमारी के अंदर 5% जो है वो चिल्ड्रेन थे जिनकी उम्र 15 साल से भी कम थी। मज़ीद इस वायरस की बात करें HIV वायरस के बारे में तो ये रेट्रो वायरस से बिलोंग करता है, यानी कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये होता है DNA में से RNA बनेगा, लेकिन ये RNA में से DNA को बनाते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मौजूद होता है। अगर हम इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे तो HIV इन्फेक्शन के नतीजे में जो सिम्टम्स होंगे शुरुआत के अंदर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे, यानी कि फ्लू होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा और फिर ये जो है 6 हफ्तों तक रिपीट होते रहेंगे। और उसके अलावा इसी दौरान एक इंसान जिसमें ये बीमारी है वो दूसरे इंसानों को भी मुतासर कर सकता है। फिर उसके बाद वाली स्टेज के अंदर वायरस इंसान में मौजूद रहेगा 10 सालों तक, लेकिन कोई सिम्टम जाहिर नहीं करेगा, यानी कि लेटेंट स्टेज मौजूद रहेगी। मज़ीद लिखा हुआ है कि 10 सालों तक वैसे निशानियां तो कोई जाहिर नहीं होगी, लेकिन जो लिम्फ ग्लैंड्स होंगे नेक के अंदर वो स्वॉलन हो जाएंगे। लिम्फ जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक दूसरा फ्लूइड होता है। ये जो लिम्फ ग्लैंड की बात यहाँ पर हो रही है, ये लिम्फ ग्लैंड हमारे पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि लिम्फ को फिल्टर करने का काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ये इम्यून सिस्टम पर असरअंदाज होगी बीमारी तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा और ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, नमूनिया भी हो सकती है और स्किन कैंसर जो है कापोसिस सर्कोमा ये भी हो सकती है। उसके अलावा कुछ और बीमारी भी हो सकती है, हर्ब्स हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया यानी कि फ्लू हो गया। और उसके अलावा इम्यून सिस्टम जब वीक होता रहेगा, टी लिम्फोसाइट्स खत्म होते रहेंगे, वेट लॉस हो जाएगा, रात के टाइम पर स्वेट आना शुरू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगी। उसके अलावा सेप्टिसेमिया हो जाएगी। सेप्टिसेमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैथोजेंस का आ जाना, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस पार्टिकल्स का आ जाना। मिसाल के तौर पर हमारा लंग्स जो है वो अफेक्ट हो चुका है तो लंग्स की पार्टिकल्स जो हैं, जो जरासीम जो है वो भी ब्लड में आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। उसके अलावा डिमेंशिया हो सकता है, यानी कि इंसान की याददाश्त जा सकती है। तो ये कई सारे मामला जो हैं इंसान की डेथ भी काज कर सकते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ एड्स की बात करेंगे तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि HIV वायरस किसी इंसान के अंदर है या नहीं। तो HIV वायरस को टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लिया जाएगा या सलाइवा को यानी कि थूक को टेस्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा दूसरे तरीके भी होते हैं वायरस को चेक करने की, जिसे कि लिखा हुआ है एंटीबॉडी को टेस्ट करना, यानी कि ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको देखना। और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को, सेल के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसकी टेस्ट करना। तो इनके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि वायरस मौजूद होगा या नहीं। उसके अलावा अगर मेडिसिन्स की बात करें तो लिखा हुआ है कि कई ज़्यादा मेडिसिन्स जो हैं वो कंबाइन करके यूज़ की जा सकती हैं HIV को ख़त्म करने के लिए। इस मेथड को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि एड्स के ट्रीटमेंट के दौरान कुछ हम लोग ऐसे एंजाइम इनहिबिटर यूज़ करते हैं जो वायरस के एंजाइमिक एक्टिविटी को रोकते हैं। उसके अलावा कुछ दवाएं लिखी हुई हैं जैसे कि लिखा हुआ है रुकोबिया,
डेस्कोवी और ट्रूवाडा ये जो हैं वायरस के खिलाफ HIV वायरस के खिलाफ असरअंदाज होती हैं। तो ये हमने इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जिक्र किया। मजीद अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें कि पूरी दुनिया पर इस एड्स ने कौन सा असर दाखिल किया है, तो पहली लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि एड्स ने एक दुनियाई लेवल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा असर छोड़ा हुआ है। लिखा हुआ जब से ये एपिडेमिक शुरू हुआ है। एपिडेमिक हम कहते हैं ऐसी बीमारी को जो एक पॉपुलेशन के अंदर कई ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर सकती है। तो हम कहें एक तरह से ये फैलने वाली बीमारी, जब से ये फैलने वाली बीमारी ज़ाहिर हुई है, मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं पूरी दुनिया के अंदर हर साल जो है HIV से शिकार बनते हैं। हर साल HIV से लोग मुतासर होते हैं, लाखों की तादाद में लोग। और उसके अलावा कई ज़्यादा मॉर्टेलिटी, कई ज़्यादा लोगों में डेथ और फिर बीमारियां देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें कौन से इलाकों पर ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो उन इलाकों पर ज़्यादा असर होता है जहाँ पर लोगों की रसाई नहीं होती हेल्थ केयर की तरफ, यानी कि लोग आसानी से हेल्थ को हासिल नहीं कर सकते, हेल्थ की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, जहाँ पर लोगों में एजुकेशन भी नहीं है, यानी लोगों को नहीं मालूम कि किन वजूहात से ये बीमारी हो सकती है। और अगर लोग उन चीज़ों को ज़्यादा करेंगे तब भी ये बीमारी हो सकती है। और उसके अलावा जहाँ पर लोगों के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा उनके पास पैसे भी मौजूद नहीं है, ना ही उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि वो बाहर किसी दूसरी जगह पर हेल्थ के लिए जा सके, तो उन लोगों के पास ये बीमारी ज़्यादातर होती है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि ये उन इलाकों में भी ज़्यादा होगी जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं, यानी कि जहाँ पर लोगों की समाजी और इकोनॉमिक हालत जो है, माशी हालत जो है एक जैसी नहीं होती, तो वहाँ पर भी ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। उसके अलावा एक खास इलाके की बात की जा रही है जो कि अफ्रीका का है, जो कि सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका का मतलब ये है कि जो अफ्रीका का इलाका है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डेजर्ट मौजूद है, सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट के पास वाले जो इलाके हैं वो ज़्यादातर इस एड्स से जो है अफेक्टेड हैं और ज़्यादातर HIV इन्फेक्शंस भी उनमें पाए जाते हैं। और उसके अलावा एड्स से होने वाली मौत जो है वो भी वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पर आखिर में ये बात भी लिखी हुई है कि हमें ये नोट करना चाहिए कि एड्स जो है ग्लोबल कंसर्न है, पूरी दुनिया का मसला है जो तमाम लोगों को असर करता है। तमाम लोगों की जेंडर्स में ये बीमारी होती है, यानी कि सिर्फ मेल पर नहीं बल्कि फीमेल्स में भी होती है और तमाम रीजन्स के अंदर कहीं पर भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये हर साल मिलियंस में लोगों को असरअंदाज कर रही है और उनके अंदर बच्चे भी शामिल होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।